Hello student, I will teach you number theory and trigonometric. मैथमेटिक तो नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो दो पार्ट्स आपके क्या है, फर्स्ट पार्ट पूरा नंबर थ्योरी पे बेस है जिसमें नंबर थ्योरी के चैप्टर है। सेकंड पार्ट के अंदर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर हैं, वो आपने स्टडी करने हैं। तो पूरी बुक के अंदर आपके पास 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आता है डिविजिबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर आपका डिविजिबिलिटी का है। सेकंड चैप्टर कॉन्ग्रुएंस। थर्ड चैप्टर फॉर्मेट विल्सन एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, that is theorem not theory, that is the theorem Chinese remainder theorem, Fermat Wilson and Chinese remainder theorem. Fourth is the Euler function and residue system. Fifth is the sum function of the number on number theory. And sixth is the quadratic residues and quadratic reciprocity law. Seventh is the De Morby theorem. Eighth is the circular function. Ninth is the hyperbolic functions, or 10th is the logarithm of a complex quantity. 11th is the inverse circular and inverse hyperbolic function. 12th is the summation of series. मतलब आपकी बुक के अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। इन 12 चैप्टर में से आपके कोई भी 9 क्वेश्चन आएंगे, आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। सिर्फ इस बार का ये शेड्यूल है, तो कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो 4 क्वेश्चन का सिलेबस आप हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द डिविजिबिलिटी। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज द डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप पहले भी पढ़ के आए हो, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है। डिविजिबिलिटी उसी पे ही बेस है। डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंटीजर a does not equal to an integer a does not equal to 0 is said to be divide another integer b if another integer there exists another integer c such that b equal to ac, written as a divide b and read as a divide b। तो क्या होती है डिविजिबिलिटी, एक इंटीजर इज सेड टू डिवाइड अनदर इंटीजर बी। एक इंटीजर बी को कब डिवाइड करेगा, देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर सी सच दैट आप बी को लिख दो ए सी फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देखती हूँ, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि जैसे 9 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 जा 8 होता है, तो ये आपका रिमाइंडर बच गया 1। तो आप 9 4 is said to divide another integer 9 if there exists an integer c। 9 की जगह मैं यहाँ पे 8 ले लेती हूँ, 8 ताकि रिमाइंडर 0 हो जाए 8। तो आप कैसे लिख सकते हो, 8 इक्वल टू 4 डिवाइड कर रहे हैं 4 इंटू में 2, तो c इज द अनदर इंटीजर सच दैट b इक्वल टू ए सी। तो आप उसको कैसे लिखोगे, दैट इज द, हम इसको लिखेंगे कैसे, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, ये इसके इक्वल नहीं होगा, दैट इज 4 डिवीजन 8 के इक्वल नहीं है, इसमें उल्टा है। जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी का साइन आपका क्या बनेगा, दैट इज ए डिवाइड बी। डिविजिबिलिटी बी हम इसको कैसे रीड करेंगे, ए डिवाइड्स बी। तो 4 डिवाइड्स 8, 4 डज नॉट इक्वल 4 अपॉन, ऐसे नहीं लिख सकते आप, इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते इसको, दैट इज द रॉन्ग फॉर्म। तो
अब जैसे एक और अनदर एग्जांपल लेती हूँ, मैंने अभी जैसे 9 लिया था, तो हम ये नहीं लिख सकते। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे सेकंड एग्जांपल में मैंने लिया कि 4 डजंट डिवाइड द 9। 4 9 को डिवाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अनदर इंटीजर c सच दैट 9 इक्वल टू 4 इंटू में c। मतलब ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 4 को मल्टीप्लाई करें और 9 आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ओके, तो 4 डजंट डिवाइड 9, तो ये साइन हो गया जब डिवाइड नहीं करता, मतलब फुल डिवीजन होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो वो आपका ये आ जाएगा, दैट इज द 4 डजंट डिवाइड 9। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि a डिवाइड b, जैसे a डिवाइड b का डजंट मीन, तो ये मीनिंग नहीं है आपका a डिवाइड b का कि a डिवाइड बाय b। अच्छा, इफ ए 0 को डिवाइड कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर 0 सच दैट 0 को आप ए से मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाए। अब 1 डिवाइड ए को कैसे कर रहा है? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट, एक इंटीजर सी एग्जिस्ट करेगा, तो a इक्वल टू 1 इंटू में a आप लिख सकते हो। a डिवाइड a वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं है तो आप a डिवाइड a भी लिख सकते हो, क्योंकि a इक्वल टू 1 इंटू में a, देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर c की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, सच दैट a डिवाइड कर रहा है a को। तो आपको याद करना है कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, दैट इज a डिवाइड b, पूरा होल डिवाइड करे। जैसे मैं यहाँ एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि 10 डिवाइड कर रहा है 20 को, 10 20 को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल, 13 डिवाइड 52, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। कौन सा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा कि 52 इक्वल टू 3 इंटू में क्या आ जाएगा? 4। तो 4 आपका क्या हो गया? अनदर इंटीजर c सच दैट 52 इक्वल टू 13 इंटू में 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फोर्थ, 10 doesn't divide 23 because there does not exist an integer c such that 23 equal to 10 into में c। ऐसा कोई भी इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि 23 को आप 10 के मल्टीपल में लिख सको, मतलब रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो होल डिवीजन को आप लिख सकते हो। ये ध्यान रखना कि ये डिविजिबिलिटी का साइन है, और ये डिवाइड a डिवाइड b हो जाता है। ये डिवाइड का जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वो नहीं है, ये दैट इज द डिविजिबिलिटी। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका आता है प्राइम डिवीजर। प्राइम डिवाइजर क्या होते हैं? प्राइम डिवाइजर, जैसे प्राइम डिवाइजर को समझाने के लिए मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने ये लिखा कि 36 को कौन कौन से डिवाइड कर सकता है, कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो हम देखेंगे 36 के डिवाइजर क्या होंगे। मैं 2 से शुरू करती हूँ। 2 36 का हो गया, 3 4 6 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 9 के बाद 12 12 के बाद 12 के बाद आ गया आपका 18 18 के बाद आ गया 36 और यहाँ पे 1 भी इसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर। तो अब इनमें से प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन से हैं जो इसको पर्टिकुलर 36 को डिवाइड करे, वन और इटसेल्फ को छोड़ के, वन और इटसेल्फ को छोड़ के जो भी इसको डिवाइड कर रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? दैट इज द प्रॉपर डिवाइजर। तो ये आपके क्या हो गए? 2 3 4 6 9 12 18 इसके हो गए प्रॉपर डिवाइजर। और जो वन और इटसेल्फ क्या हो जाएगा इसके? वन और इटसेल्फ दैट इज द इम्प्रॉपर डिवाइजर। प्लस माइनस, तो ये सारे प्लस माइनस इसको डिवाइड करेगा, प्लस वाला भी डिवाइड कर रहा है, माइनस वाला भी डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो डिवाइजर हो जाएंगे ये सारे प्लस माइनस के अंदर हैं। तो 36 के प्रॉपर डिवाइजर का क्या मतलब है? डेफिनेशन देते हैं, नॉन जीरो नंबर ए इज सेड टू बी प्रॉपर डिवाइजर ऑफ ए if of a number b
ऑफ डिवाइजर ऑफ ए नंबर बी, इफ ए डिवाइड बी एंड ए बी को डिवाइड करे, मतलब 36 को जो भी डिवाइड करे, बट ए 1 और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 और इट सेल्फ के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट इज द प्रॉपर डिवाइजर। इम्प्रॉपर डिवाइजर 1 और इट सेल्फ इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर डिवाइजर। उसके बाद आता है इवन नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। आपको पहले ही पता है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड होते हैं, दैट इज द इवन नंबर। तो जनरल में आप क्या लिख सकते हो, 2k। फॉर एग्जाम्पल इसके इवन नंबर कौन कौन से, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे ही ओड नंबर, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द ओड नंबर। इन जनरल आप लिख सकते हो 2k + 1। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 ये सारे आपके क्या हो गए, ओड नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद थ्योरम आती है। फर्स्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं इसकी। फर्स्ट थ्योरम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। तो आप पहले भी पढ़ के आते हो, जैसे मैंने सिंपल 2 नंबर ले लिए, 2 ले लिया, इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। जब हम 2 इंटू में 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 8 आता है, 8 भी आपका क्या है, इवन नंबर है। बट ये आपकी अब एक थ्योरम है, थ्योरम की तरह आप इसको प्रूव करोगे। हमने मान लिया कि 2 नंबर लेट ए एंड बी, दोनों नंबर क्या है आपके, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मैंने आपको ऊपर बताया, जब भी इवन नंबर होते हैं आप इवन नंबर को 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज ए को मैंने लिख दिया 2k1 और बी को मैंने लिख दिया 2k2। तो k1 और k2 क्या होंगे, इंटीजर्स। तो a इंटू बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2k1 इंटू में 2k2। तो ये आपका क्या बन गया, दैट इज 2 इंटू में 2k1 k2। तो दैट इज द 2k1 k2 को अनदर इंटीजर मान लो मैंने k ले लिया, तो ए बी को भी आपने 2k की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ए बी भी आपका क्या हो गया, दैट इज ए बी इज द इवन एन इवन नंबर। समझ में आ गया, ए बी आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। एक इवन नंबर है, तो आपको प्रूव करना था प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ए इवन नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज ए ऑड नंबर आप अपने आप कर सकते हो, फिर भी मैं इसको करा देती हूँ सिंपल। देखो कि ऑड नंबर को आप 2k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। मान लिया हमने ए बी 2 ऑड नंबर है, ठीक है, ये ओड नंबर है, तो ए किस फॉर्म का हो गया, दैट इज 2k1 + 1 फॉर्म का, और बी आपका किसका हो गया, 2k2 + 1 फॉर्म का। आप क्या निकालते हो, ए इंटू बी निकालते हैं, दैट इज 2k1 + में 1, 2k2 + में 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 4k1 k2 + 2k1 + 2k2 प्लस में आ गया यहाँ पे 2, 1, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 आएगा, तो 1। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में से 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 2k1 k2 प्लस में k1 प्लस में k2 और यहाँ पे आ गया 1। तो इसको मैंने अनदर कांस्टेंट k डाल दिया, तो आपने ए बी को किस फॉर्म में लिख दिया, 2k + 1 की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब ए बी आपका क्या है, दैट इज ओड नंबर। समझ में आ गया, ओड नंबर जब आप 2k + 1 की फॉर्म में लिख दो, इवन नंबर जब आप 2k की फॉर्म में लिख दो, तो वो आपका क्या होता है, इवन नंबर हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में आपको एक इवन नंबर एक ओड नंबर दे रखा है, तो आप लेके देख सकते हो, जैसे एक इवन नंबर 2 और ओड नंबर मैंने 3 ले लिया, जब आप मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 इवन नंबर आता है। तो यही स्टेटमेंट है, इवन नंबर विद एन ओड नंबर इज एन इवन नंबर, ये प्रूव करना है। तो मान लो मैंने ले लिया ए आपका क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2k की फॉर्म में लिख सकते हो, 2k1 ले लिया मैंने। बी आपका ओड नंबर है, ओड नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2k2 प्लस में 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी 2k1 यहाँ पे हो गया 2k2 प्लस में 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो 2k1 को मैं अंदर लेगी, 2k1 k2 प्लस में k1,
K1 K2 दो इंटीजर हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट और एडिशन इंटीजर होगा, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 2k की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसका मतलब AB को आपने 2k की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब AB आपका क्या हो गया, दैट इज द इवन नंबर। यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। अब ये तो जनरल थ्योरम्स थी कुछ। अब हमारी थ्योरम्स आती है डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो डिविजिबिलिटी की थ्योरम को करने से पहले आपको उसकी स्टेटमेंट हमेशा माइंड में रखनी है। डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट जो बी होगा वो आप ए इंटू सी की फॉर्म में लिख सकते हो। दैट इज द इम्पोर्टेंट। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो छोटा होगा, जो सेकंड वाला है वो आपका बड़ा होता है। ए डिवाइड बी, देयर एग्जिस्ट सी सच दैट बी इक्वल टू में ए सी, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी and B is a divisor of C, then A is a divisor of C. इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ मैं, देखो, A is a divisor of B and B is the divisor of C. तो प्रूव करना है A डिवाइड करेगा C को, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो अब हम प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है, तो A डिवाइड कर रहा है B को, देखो इसका यूज करते हैं, A डिवाइड कर रहा है आपका B को। तो डिविजिबिलिटी की थ्योरम लगा दी, A डिवाइड B, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर C, एन इंटीजर, क्योंकि C देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम कोई और इंटीजर लेके चलेंगे। इंटीजर, दैट इज इंटीजर मान लो मैंने ले लिया, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर K1 सच दैट आप क्या लिख सकते हो, B इक्वल टू A K1, ओके। और ऐसे ही B डिवाइड कर रहे हैं C को, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर K2 सच दैट C इक्वल टू B K2, ठीक है। तो B की वैल्यू फर्स्ट से B की वैल्यू आप सेकंड में पुट कर देते हो, तो आपके के पास क्या बन गया, C इक्वल टू A K1 K2। तो C को आपने क्या लिख दिया, K1 K2 इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, तो मैंने इसको लिख दिया C A K। तो इसका मतलब बाय डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आपका क्या हो गया कि A डिवाइड कर रहा है A डिवाइड C, तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से आपका ये A C को डिवाइड कर जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास क्या है, इफ A डिवाइड कर रहा है B को, इफ A डिवाइड B, B डिवाइड A, मतलब दोनों अपोजिट, A B को कर रहा है, B A को कर रहा है, तो A इक्वल टू प्लस माइनस में 1, ये प्रूव कर रहे हैं आपने। तो A B को डिवाइड कर रहा है, B A को डिवाइड कर रहा है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाओ, A डिवाइड B, तो therefore there exists an इंटीजर को K1 K2 लेके चलो, K1 सच दैट आपका क्या हो जाएगा, B इक्वल टू A K1, ठीक है। ऐसे ही B डिवाइड कर रहा है A को, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर K2 सच दैट A इक्वल टू B K2। तो फ्रॉम 1 और 2 से, 1 और 2 में A की वैल्यू 2 से 1 में पुट कर दी मैंने, तो B इक्वल टू B K1 K2, B से B कट गया, तो K1 K2 इक्वल टू 1 आ गया। अब K1 K2 इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, K1 K2 इक्वल टू 1 है, तो K1 1 और K2 1, या तो दोनों 1 हो आइदर, और K1 -1 हो और K2 भी -1 हो।
तो K1 K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 और K2 आपका कितना हो गया, +-1, या तो +1 होगा या -1 होगा। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 और 2 में से किसी में भी वैल्यू पुट करोगे तो B इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, +-A, या A इक्वल टू +- का B। ये आपका प्रूव हो गया। दैट इज द थ्योरम नंबर 2। देखो वीडियो बना के भेज रही हो ताकि किसी को नहीं समझ में आया आप रिपीट भी कर सकते हो, बार बार देख सकते हो वीडियो को इजिली। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए डिवाइड कर रहा है बी को और ए डिवाइड कर रहा है बी के को, देन ए डिवाइड करेगा बी के को। ये प्रूव करना है। सब जगह डिविजिबिलिटी की थ्योरम ही आपने लगानी है। डिविजिबिलिटी की थ्योरम को ध्यान में रखना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, देन there exists an integer c such that b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac। ठीक है, b इक्वल टू ac, तो दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। k से मल्टीप्लाई किया तो bk इक्वल टू ack आ जाएगा। ओके, अब हमने k से मल्टीप्लाई किया, c भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, तो c और k अगर दोनों इंटीजर है, इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो अनदर इंटीजर आ जाएगा। मैंने इसको d डाल दिया, ck इक्वल टू d हो गया। तो इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a डिवाइड कर रहा है b को, तो आप लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यही कहती है, अगर ए बी के को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सच दैट बी के इक्वल टू 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम 4 है। 4 भी बिल्कुल वैसे ही है, आप बुक में से भी इजिली पढ़ सकते हो, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है अभी। तो फोर्थ थ्योरम में क्या है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, सिंपल वे में लिख नहीं रही मैं अब कुछ भी, आप अपने आप लिख लेना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू में ए कुछ भी इंटीजर ले लिया k1, ए सी को डिवाइड कर रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी सी इक्वल टू में ए k2। ठीक है, अब दोनों का प्लस माइनस ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली। तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर दिया। तो k1 प्लस माइनस k2 ए कॉमन आ गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड करेगा b प्लस माइनस सी को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 में आपके पास क्या है कि इफ ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए सी को डिवाइड कर रहा है तो ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया। ए बी को डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 such that a equal to b k1। a डिवाइड कर रहे हैं c को, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k2 such that c इक्वल टू a k2। ठीक है, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो b के साथ x, c के साथ y है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को x से और इक्वेशन नंबर 2 को y से मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब हमारे पास क्या हो गया, a डिवाइड कर रहा है b को, ये स्टेटमेंट गलत लिख दी, तो दैट इज b इक्वल टू a k1। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, राइट पहले लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट वाले राइट में, और इक्वेशन नंबर 2 को y से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही a k1 x प्लस a k2
y दैट इज इक्वल टू, देखो a आपका कॉमन आ रहा है, k1x प्लस k2y, हमने x y भी इंटीजर लिया, k1 k2 भी इंटीजर है, तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, तो अनदर इंटीजर k ले दिया मैंने bx प्लस में cy, हमने ले लिया k1x प्लस k2y, क्या है आपका k है। आप ले सकते हो क्योंकि k1 भी हमारा इंटीजर है, x भी इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। जब हम इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आपका कोई अनदर इंटीजर आएगा, तो अनदर इंटीजर में हमने k रख दिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी a डिवाइड bx प्लस में cy, that is by definition of divisibility. ओके तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी थ्योरम प्रूव करी है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो आप इतनी स्टडी करना। उसके बाद मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी, ऑनलाइन क्लास, अगर ऑनलाइन क्लास भी लूंगी जिसमें हम डाउट्स भी ले सकते हैं, आप कॉलेज में आके भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी। एक बार आपकी वीडियो भेजी है, क्लास किस टाइम लेनी है उसका मैसेज कर दूंगी। क्लास में भी क्या होगा, सिर्फ डाउट्स ही लेंगे, क्योंकि वीडियो बना बना के मैं आपको भेजूंगी, जिससे आप कितनी बार भी वीडियो देख सकते हो, इजिली समझ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।